Hello everyone, my name is Ayush Bisoy from class 8. Now we will be seeing chapter 5 of our Hindi. पाठ 5 हमारे हिंदी वसंत भाग 3 का वो होता है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो एक निबंध है और उसको लिखे हैं अरविंद कुमार सिंह ने। हम उसका हर एक पैराग्राफ का मतलब अच्छे से जानेंगे और उसके नए वर्ड्स का भी मतलब जानेंगे शब्दार्थ में। हम शुरू करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। इसका मतलब यह है पत्र भी बहुत अजीबोगरीब और अनोखा है। क्यों? क्योंकि जो भाव और जो वो हमें संतोष देता है, जो सेटिस्फैक्शन वो देता है, वो हमें एसएमएस के मैसेजेस या फिर फ़ोन कॉल में नहीं मिलता है। उसका जो भाव और जो हम उसको सहेज कर और समेट कर रख सकते, वो हम एसएमएस को याद करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करता है और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। मतलब ये बताता है कि पत्र ही राजनीतिक में काम आते हैं और साहित्यिक, और हम अपने कला को भी वो प्रस्तुत करता है। कैसे? अगर कोई दूर में रहता है और एक राजनीतिक मामले में वो पत्र भेजते हैं तो वो बहुत लोगों का मदद भी करता है। साहित्य और कला भी है। एक आदमी का कला होता है अच्छा पत्र लिखना। अति वो एक नया सिलसिला भी शुरू करता है, मतलब वो एक नया आरंभ करता है एक काम का। दुनिया का तमाम साहित्य पत्र पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों में अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र का भाव सब जगह एक सा है। इसका मतलब कि पत्र का भाव और मतलब और उसका जो संतुष्टिकरण है, वो हर जगह एक सा है, लेकिन उसका अलग जगह में अलग बोलते हैं। जैसे हम उसको उर्दू में खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कदे। मैं इधर आपको लिख के दिखाता हूँ। उर्दू में होता है खत, फिर संस्कृत में हम बोलते हैं उसको पत्र, कन्नड़ में कागज, फिर हम तेलुगु में बोलते हैं उत्तरम, जाबू और लेख। और तमिल में हम बोलते हैं कड़ित। तो ये होते हैं अलग अलग भाषाओं में चिट्ठियों का नाम। जैसे उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू या लेख और तमिल में कड़ित। अब हम नेक्स्ट बात पे ध्यान देते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। पत्र यादों को सहेज कर रखता है। इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्र का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे के को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पत्र हमारे यादों, मतलब हमारे जो मेमोरीज है, उसको वो सहेज कर, मतलब वो इकट्ठा करके और कलेक्ट करके हमारे पास रखता है, जो एक एसएमएस नहीं कर सकता।
क्योंकि अगर आप एसएमएस देखते हैं तो आप उसको कुछ ही वक्त में भूल जाते हैं वैसा। और दुनिया में रोज करोड़ों करोड़ों चिट्ठियां एक दूसरे को तलाशते हुए एक देश से और एक देश, एक स्टेट से और एक स्टेट या और एक सिटी से और एक सिटी तलाशते तमाम ठिकानों तक जाते हैं डाक खानों से। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखता है। इसका मतलब यह है कि भारत में ही 4.5 करोड़ पत्र लिखे जाते हैं और डाक खाने में डाले जाते हैं। इसमें उसका अहमियत दिखता है। अहमियत का मतलब होता है उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस दिखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स थे। हरकारे मतलब डाकिया, और वो रनर्स थे जो भाग भाग के एक जगह से और एक जगह जाते थे, जो पहले थे, क्योंकि उस वक्त ना बैलगाड़ी था ना कुछ था, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद में पहिए आए, मतलब व्हील्स। पहिए का मतलब होता है व्हील्स। मतलब पहले रनर्स थे, मतलब जो आदमी अपने फीट पे भाग भाग के जाते थे पत्र लेकर, उसके बाद या घोड़े पे सवार होके जाते थे। उसके बाद में व्हील्स आए। व्हील्स के साथ उन्होंने बैलगाड़ी और आदि बनाया, जिससे उनका और भी अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन का हुआ। फिर रेलवे और तार आए, रेल लाइंस और रेलवे आया, जिससे और भी तेज हो गया। तार ने रेलों से भी तेज गति के संवाद पहुंचाने के सिलसिला शुरू किया। तब अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। इसका मतलब है आगे हम टेलीफोन यूज करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करेंगे और रेडार कम्युनिकेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के दौर में पत्र हमारे पास हर वक्त मौजूद होगा। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किया गया है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। इसका मतलब पिछली शताब्दी, मतलब लास्ट डेकेड सेंचुरी में पत्र लेखन एक कला, मतलब एक आर्ट का रूप लिया है, और जिसके कारण इंडिया में, बस इंडिया में नहीं, बाकी देश दुनिया में भी इसको एक स्कूल के लेसन्स में पढ़ाया जाता है। हाँ, फॉर्मेट पढ़ाया जाता है और पत्र कैसे लिखते हैं पढ़ाया जाता है, और उसको शामिल किया गया है लेखन के विषय में। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपने ओर से भी काफी प्रयास किया है। इसका मतलब यह है कि भारत ही नहीं बल्कि बाकी देश भी इसमें बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, और अपना काम करके दायित्व निभा के वो भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे और भी लोग इसमें काम कर पाए और सीख पाए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन योग्यताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन का कॉम्पिटिशन जो है वो शुरू किया है, आयोजित किया है। वो होता है सन 1972, मतलब ईयर 1972 से। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरियों में संचार साधन के तेज विकास तथा अन्य कारणों के पत्र का आवाजाही प्रभावित हुए हैं, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि यह सही बात है कि महानगरी में, जैसे सिटीज और टाउन्स में, खत और पत्रों का थोड़ा कम महत्व दिया जाता है अब, और वहाँ पे ज़्यादा खत और पत्र यूज़ नहीं किए जाते हैं। वहाँ पे टेलीफोन, वायरलेस कम्युनिकेशन, फैक्स, ईमेल और बहुत इत्यादि यूज़ किया जाता है। लेकिन देहाती जो रूरल एरियाज है, जैसे गांव, फिर जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता है, उधर अभी भी खत ही यूज़ किया जाता है। जहां तक पत्र का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने
कभी किसी को पत्र न लिखा या ना लिखाया हो, या पत्र को बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों के का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों की को महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था, पर आज और अभी और भी साधन विकसित हो चुके हैं। इसका मतलब है आप अगर उसका जांच पड़ताल और भी करें तो आपको ये पता चलेगा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसने आज तक पत्र न लिखा हो, या और किसी से पत्र न लिखाया हो, या फिर किसी के पत्र के लिए वेट नहीं किया हो। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु हैज नॉट रिटन अ लेटर और हैज नॉट मेड एनीवन एल्स राइट अ लेटर फॉर हिम, और हैज नॉट वेटेड फॉर द लेटर टू कम टिल हिम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो उनके नौजवान होते हैं बॉर्डर पे, उनके लोग तो बहुत और भी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से इतना दूर होते हैं और उनसे बातचीत भी नहीं की जा सकती है, और इसके लिए वो महीनों तक इंतजार करते हैं। लेकिन अब परिवहन और साधनों की वजह से दूरी तो घट गई है, लेकिन तभी भी इंतजार बहुत है। और अभी न्यू टेक्नोलॉजी के आने से और भी अच्छे अच्छे विकसित रूप और साधन आए हैं। आज देश में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजाकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों को प्रेरणा देती है। इसका मतलब यह है कि आज देश में ऐसी बहुत ही कम लोग नहीं हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो अपने पुरखों के चिट्ठियों को संभाल कर रखते हैं, सहेज कर रखते हैं, उनके मेमोरीज को रखते हैं कि वो उनसे सीख पाए और उनको याद भी कर पाए। और अगर पहले ये सब साधन होते जैसे फोन और सब, तो जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी को बस इंदिरा गांधी को बस एक फोन कॉल करके बातें कर सकते थे। लेकिन हमें पिता के पत्र पुत्री के नाम का वो जो पत्र मिले हैं वो हमें कभी नहीं मिलते। जो हमने लास्ट ईयर हमने देखा था कि कैसे जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी इंदिरा गांधी को ढेर सारे पत्र लिखते थे, और जिसमें वो इस दुनिया के बारे में कई विषय भी बात की है। पत्र को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशे को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशे को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनकी द्वारा लिखी गई पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी के इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने की असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें भी बनी है। इन पत्रों ने साबित किया है कि संग्राम कितने जमीनी मजबूती लिए हुए थे। इसका मतलब यह है कि जो हम भाव और संतुष्टि हमें मिलती है पत्र से, वो एसएमएस में नहीं मिलती, और जो हमें मेमोरीज उससे पत्र से मिलती है वो हम समझ नहीं सकते एक एसएमएस से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और अगर हम बातें करें तो हस्तियां अपने ज्यादातर अपने लिखे गए पत्रों से ही जानी जाती हैं, और इनमें पहले हम रख सकते हैं राष्ट्रपिता, हमारे इंडिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। और उन्होंने तो हजार करोड़ पत्र तक उनका पहुंच है, क्योंकि हर काल, हर देश, हर नागरिक से उनको
पत्र मिलता था, क्योंकि वो एक बहुत ही महान हस्ती थे और उनका कोई जवाब नहीं कि उनको कितना पत्र मिले हैं। तमाम पत्र मिले हैं उनको। और जो महासंग्राम के वक्त में जो अंग्रेज अफसर भी आए थे, उनके पत्र भी अब किताब बन चुके हैं और उससे हमारा महत्व पता चलता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। जिसका मतलब है कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम हजार पत्र और खत आए हैं, जिसमें लिखा गया महात्मा गांधी इंडिया, और वह जहां भी रहते थे उधर उनको पत्र मिल जाता था, क्योंकि उनका इतना लोकप्रियता था। आजादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्ती को भी ऐसा ही हुआ था। गांधी जी के पास देश दुनिया के बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्र का जवाब देने में उनका मामले में उनकी कोई जोड़ नहीं। और जो बाकी पैराग्राफ है इसमें यह बताया गया है कि जब भी कोई उनको पत्र लिखता था तो वो उसी वक्त उसको रिप्लाई देने में जुट जाते थे और वो लिखते लिखते जाते थे, और उस वक्त वो ज्यादातर अपने हाथों से ही लिखते थे, और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करता था तो वो अपने बाएं हाथ से लिखते थे और फिर उनका काम होता था। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्त पत्र के कम नहीं मानते हैं। इसका मतलब है कि बस महात्मा गांधी नहीं, बाकी दिग्गज लोग भी जो उस भारत के आंदोलन में थे, उन्होंने भी उनको भी ऐसा पत्र मिला है और वो हर गांव में अब मिल सकता है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज में से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये कुछ पुस्तकें के नाम हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे पत्र ऐसे महान हस्तियों ने लिखा था। जैसे सुमित्रानंद पंत का नाम दिया गया है, फिर दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्र के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। हमने तो प्रेमचंद के बहुत सारे कहानियां पढ़ी हैं लास्ट ग्रेड में, और हम उनको जानते भी हैं, और वो भी पत्र में लिखने में मुस्तैद हैं और वो उसमें ही बहुत अच्छे जाने जाते हैं। और हम इसी प्रकार नेहरू जी और गांधी जी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत सारे प्रेरक पत्र लिखे थे। जैसे एक है महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मतलब सन 1915 से 1941 तक महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में बहुत सारे पत्र भेजे गए हैं और उन सब का संकलन इकट्ठा किया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर हमको इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसका मतलब है कि जो हम परंपरा और व्यवहार इस्तेमाल कर रहे थे वो तो बहुत पुरानी है पत्र की, पर जो असली में जो पत्र के लेखन और पत्र के महत्व और यूज में बदलाव आया वो होता है हमारे आज़ादी के बाद। और उसके बाद में सबसे ज्यादा तुलना में सबसे ज्यादा सरकारी विभागों में से गुडविल डाक संघ की ही योग्यता थी। इस खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र
की हैसियत बरकरार है। इसका मतलब है कि संचार के तमाम अभी भी जैसे नए टेक्नोलॉजी के साधन आने के बाद भी खत और पत्र का इतना यूजेज हो रहा है कि उसका अभी भी महत्व हमें पता चल रहा है और उसका हैसियत अभी भी वैसा ही है, उसका वैल्यू ऐसा ही है जब जैसे पहले था। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जो जी रहे पहाड़ी के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर राजस्थान के ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों को का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसका मतलब ये हो कि वो आदमी आलीशान बंगले में क्यों ना हो, बर्फबारी माउंटेनियस जगह में रहने वाले लोग ही क्यों ना हो, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग क्यों ना हो, फिर गांव जो जंगलों के बीच में हो, मछुआरे हो या जो भी हो, सब कोई पत्र को बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और उसकी आयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों में गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि एक दो पत्र नहीं लिखा जाते, करोड़ों करोड़ों पत्र लिखा जाता है और एक दूसरे को वो खोजते रहते हैं और करोड़ पत्र लिखा जाता है और सब वो डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं अपना पत्र देने के लिए। और दूर देहात के जो रूरल एरियाज है, गांव है, जहां तक पहुंच बहुत ही मुश्किल है, जहां पे चूल्हे मतलब गैस सब कुछ जो यूज किया जाता है, जो भी काम की चीजें हैं, वो सब कुछ वो मनी ऑर्डर या इन खतों से ही आता है। और जो डाक जो आता है उसके लेकर उसको एक देवदूत भगवान समान देखा जाता है। और यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। अब मैं आपको शब्दार्थ समझाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का। अब हम शब्दार्थ देखने वाले हैं इस चैप्टर का। तो शब्दार्थ में पहला होता है अजीबो गरीब। अजीबो गरीब का मतलब होता है अनोखा, जैसे मैंने बताया आपको, अनोखा। एसएमएस होता है जो हमें टेक्स्ट मैसेजेस मिलते हैं, जो होता है लघु संदेश सेवा, तो उसका मतलब होता है संदेश जो हमें आते हैं। सिलसिला होता है किसी काम का आरंभ होना या शुरू होना या रास्ता खुलना, तो आरंभ होना। फिर अहमियत का मतलब होता है महत्व, जो इम्पोर्टेंस होता है एक चीज का। महत्व। फिर से हरकारा, जैसे मतलब हरकारा होता है डाकिया या जो दूत। डाकिया। अब हम अगले शब्द देखने वाले हैं। और हम अब देखेंगे आवाजाही। आवाजाही का मतलब होता है आना जाना, किसी चीज का आना जाना। फिर तहक मतलब हम बताते जैसे तह तक जाना, मतलब गहराई से इसका जान पड़ताल करना, गहराई। प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र, हम जिसके प्रशंसा में पत्र लिखते हैं। प्रशंसा पत्र। मुस्तैद मतलब जो हर काम के लिए तत्पर रहते हैं। और गुडविल, जैसे हमने बताया था गुडविल डाक संघ,
गुडविल का मतलब होता है सुनाम या अच्छी छवि। जो कोई भी अच्छी छवि रखता है उसका नाम गुडविल हम रखते हैं। तो वो सुनाम है, मतलब अच्छा नाम। इधर सु एक उपसर्ग के जैसा इस्तेमाल किया गया है। हम और भी अब वर्ड्स देखेंगे। तो हम अब देखेंगे दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब है डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई भी जान पड़ताल में जो डॉक्यूमेंट्स या जो लीगल डॉक्यूमेंट्स किया जाता है गवर्नमेंट के काम के, या जो प्रमाण किसी काम के संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो उसका हम कागजात बोल सकते हैं। हैसियत, हैसियत मतलब किसका दर्जा या किसका वैल्यू। फिर आलीशान, आलीशान मतलब शानदार, हम हवेली बताते मतलब ब्यूटीफुल और लग्जरियस प्लेस। तो आलीशान मीन्स लग्जरियस, और हिंदी में बोल सकते हैं हम शानदार। और लास्ट है ढाणी। जैसे हम बताए थे राजस्थान की ढाणियों में जो आदमी रहते हैं, ढाणी मतलब अस्थायी निवास, जो बहुत ही कच्चा घर होता है। तो हम बता सकते हैं अस्थाई, अस्थाई निवास। तो इधर हमारा शब्दार्थ खत्म होता है, हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और शेयर इसलिए करना क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और सबको समझ आना चाहिए। थैंक यू।